हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था कि डिटर्मिनेंट और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड भी हो गया। फर्स्ट में हम लोगों ने सिंपली सीखा कि उसका डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन कि डिटर्मिनेंट को 2 ऑर्डर का रहे या 3/3 ऑर्डर का रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और लेक्चर 2 में हम लोगों ने सीखा कि डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। कितने बताया था मैंने कि 6 बताऊंगा। ठीक है, 6 में से 4 कवर हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बोला था कि 2 प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसी के बेसिस पर मतलब लग ही जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी अभी 6 आएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 5 को देखते हैं। 4 तक तो हो गया था। तो देखिए क्या बोला प्रॉपर्टी 5। देखिए बोल रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट, देखिएगा क्या बोला, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम रो और कॉलम, यानी कि कोई भी रो का या फिर कॉलम का, ऐसा नहीं बोला ये कि पूरे कॉलम या पूरे रो का। ठीक है, बोल रहा है कोई भी रो, सम रो यानी कुछ रो होगा या फिर कोई कॉलम होगा, उसके कौन से सारे एलिमेंट किस टाइप में होना चाहिए, ऑफ अ डिटरमिनेंट का आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। देखिए इसका बोलने का मतलब यह है कि डिटरमिनेंट का कुछ रो का एलिमेंट या फिर कोई कॉलम का एलिमेंट पूरी तरीके से अगर 2 टर्म्स में रहेगा, एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, या तो 2 टर्म के सम में रह सकता है या तो 3 टर्म के सम में, वही बोला है 2 और मोर टर्म्स। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि सम ऑफ 2 टर्म, जैसे x प्लस वाई, 2x प्लस 3z, ये क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स का क्या है, सम है। तो इसी टाइप से पूरे रो में, कोई भी रो के पूरे एलिमेंट में 2 टर्म का सम रहेगा या 3 टर्म का सम रहेगा या फिर 4 टर्म का, जितना भी रहे 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। क्या बोला है, एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट, यानी कि 2 और मोर, यानी कि 2 टर्म का सम रहेगा तो 2 डिटरमिनेंट में उसको ब्रेक करेंगे, या फिर 2 से ज्यादा रहेगा तो 2 से ज्यादा डिटरमिनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे। बस सिंपली ये समझना है कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में अगर 2 टर्म का सम मिले या 2 टर्म से ज्यादा का सम मिले तो उतना डिटरमिनेंट में हम लोग उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 टर्म का अगर मेरे को सम मिल रहा है तो हम 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे, 3 टर्म का सम मिल रहा है तो हम 3 डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। क्या बोला एग्जांपल कि एक डिटरमिनेंट आपके पास दिया गया है। ठीक है, देखिए तो यहां पर क्या है, 2 टर्म का सम दिख रहा है। किसमें दिख रहा है आपको, किसमें दिखा, R1 में। किसमें दिखा, R1 में। यानी कि वही बोला कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में हो सकता है उसके सारे एलिमेंट। तो R1 के सारे एलिमेंट में तो देखिए तो 2 टर्म का सम है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 2 टर्म का सम रहे इसमें 3 टर्म का सम रहे, नहीं होगा तो 2 टर्म का या फिर 3 टर्म का, और रहेगा भी तो उसको कंबाइन करके 2 टर्म बना लेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है, देखिए इसके 2 टर्म का सम है सारे में, ये भी 2 टर्म, ये भी 2 टर्म, 2 टर्म का सम है। तो डिटरमिनेंट कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, 2 पार्ट्स में। अब कैसे तोड़ना है, सो देखिए क्या करना है कि ये डिटरमिनेंट है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं, सिंपली यहां से जो सम के बाद जो एलिमेंट है उसके हेल्प से एक R1 बनेगा आपका, और ये A1 A2 A3 इसके हेल्प से एक R1 बनेगा, यानी कि 2 डिटरमिनेंट होंगे जिसमें से ये R2 और R3 जिसका रो में या फिर कॉलम में कोई टर्म का सम नहीं रहता है उसको वैसा ही उतार देना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये 1 सबसे पहले जो टर्म के पहले है उसको ले रहे हैं, A1 A2 A3, उसके बाद
जो एज अ सम ऑफ टू टर्म्स या तीन टर्म्स में नहीं रहेगा तो उसको वैसा ही उतार देना। यानी कि देखिए ये सब दो टर्म में था तो उसके फर्स्ट टर्म से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और सम के बाद जो सेकंड एलिमेंट है उससे उसके हेल्प से सेकंड डिटर्मिनेंट। तो जो सम में नहीं रहता उसको वैसा ही उतारना है, C1 C2 C3। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस साइन था तो प्लस ये हो सकता है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस से भी दे देंगे। ठीक है, सारी जगह प्लस है या तो फिर सारी जगह माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस है सारी जगह तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद देखिए ये सब टर्म में सम नहीं है तो उसको वैसा ही उतार देना है। और R1 आप R1 में टर्म को क्या मिला, सम मिला, तो उसके फर्स्ट एलिमेंट को तीनों जगह से उठाएं, उसके हेल्प से एक डिटर्मिनेंट, उसका R1 बन गया ये A1 A2 A3। और सम के बाद जो दूसरा एलिमेंट दिख रहा है ये सब, इसके हेल्प से हम कौन सा बना देंगे, सेकंड डिटर्मिनेंट का R1। यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ से λ1 λ2 λ3, यहाँ से B1 B2 B3 एंड बिकम C1 C2 C3। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है आपको कॉलम में मिल जाए, हो सकता है कॉलम में मिल जाए, हो सकता है रो 2 में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। अगर यहाँ पर λ1 है, हो सकता है कॉलम में मिल जाए λ2 और λ3। तो इसमें भी कितना डिटरमिनेंट बनेगा, दो डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट के कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A1 B1 C1। बाकी ये B1 B2 यहाँ का जो रहेगा वो सेम ही उतर जाएगा। उसके बाद जब सेकंड डिटरमिनेंट बनाएंगे उसका कॉलम क्या हो जाएगा, λ1 λ2 λ3। ठीक है, तो इसको ज्यादा और आई होप कि अभी जो बताया बस ज्यादा समझने का नहीं, बस अगर आप क्वेश्चन को भी करते हो तो आराम से समझ जाओगे। तो देखते हैं इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि सो दैट डेल इक्वल टू ए बी सी और x+2a y+2b z+2c और x y z इक्वल टू क्या शो करना है आपके पास, 0। क्या शो करना है, 0। तो चलिए हम लोग LHS को लेते हैं और देखते हैं कि ये 0 के इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसी को हम क्वेश्चन मान रहे हैं। तो क्या है ये मेरा, ये गिवन है LHS। क्या गिवन है मेरा, LHS। तो देखिए अभी जो हम प्रॉपर्टी पढ़े कि कोई भी एंटायर रो, कोई भी एक इंडिविजुअली कोई भी रो में या फिर कोई कॉलम में अगर एक से ज्यादा टर्म आपको सम में दिख रहा है या फिर डिफरेंस में भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन हमको सम में दिखेगा। तो सम में दिख रहा है तो जितना टर्म का सम रहेगा उतना डिटरमिनेंट में ब्रेक करना है। तो यहीं से दिख रहा है कि ये कितने डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा, 2। किस टाइप में, तो देखिए डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले जिसमें टर्म का सम नहीं रहता है उसको वैसा ही उतार देना है, और जिसमें रहता है तो फर्स्ट डिटरमिनेंट का पहले जो टर्म के सम में रहेगा उसको फर्स्ट एलिमेंट को लेना है। और फर्स्ट डिटरमिनेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, x y z, और सेकंड डिटरमिनेंट में 2a 2b 2c। वो किसके लिए काम करेगा, ये दोनों डिटरमिनेंट के रो 2 में, दोनों डिटरमिनेंट के कौन सा काम करेगा, ये रो 2 के लिए। अभी जैसा λ1 λ2 λ3 था, किसके लिए काम कर रहा था, वो रो 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये b c और यहाँ से x y z, यहाँ से भी x y z। ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। जिसमें टर्म का सम नहीं हो वो वैसा ही उतरता है, कि ये बी सी तो वैसा ही हो जाएगा। और फर्स्ट डिटरमिनेंट के सम वाले को कौन कौन सा एलिमेंट लिए, फर्स्ट वाले जो फर्स्ट में था, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, अगर सेकंड वाला तो क्या है 2a, यहाँ से 2b और यहाँ से 2c, और यहाँ से क्या है x y z। ठीक है, अब देखिए तो क्या हम ये डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं क्या, 0। अब 0 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी हम बताए थे कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि उसके एलिमेंट एकदम पूरा सेम हो जाता है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये बी सी, ठीक है, और यहाँ से क्या मिल गया आपको x y z, और यहाँ भी तो सेम है, यानी कि आपका
रो 2 एंड बिकम्स रो 3, सेम आ गया, पूरा एकदम सेम एलिमेंट मिल गया, तो इसलिए क्या हो गया ये 0, ठीक है। और यहां से इसमें क्या करते देखिए 2 2 2, जैसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे डिटरमिनेंट में, तो वहां तो कोई एक रो में होता है या फिर एक कॉलम में होता है, तो ये पूरे रो में है, R2 के पूरे दो क्या है मल्टीपल है, तो जब मल्टीपल है तो हम क्या कॉमन भी तो ले सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक ही जगह से हम कॉमन भी ले सकते हैं डिटरमिनेंट में, तो क्या हो जाएगा दो कॉमन लेंगे तो ये बी सी, ये बी सी, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और यहां से भी क्या दिख रहा है आपको कि दो रो क्या हो गया, दो रो यहां पर क्या हो गया सेम हो गया। R1 में कौन कौन सा एलिमेंट मिला आपका ये बी सी, सेम केस R2 में भी कौन कौन सा आया ये बी सी, यानी कि वो भी क्या है R1 R2 क्या है आइडेंटिकल, तो क्या हो जाएगा डेल इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और आपको क्या प्रूव करना था RHS सही था, इसलिए LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है। तो कुछ नहीं के क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, आप एक मेथड ये भी है जो आप पुराना मेथड जो बताए थे कि वही प्लस माइनस प्लस, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा लंबा भी चल जाता है कोई क्वेश्चन में, तो इसीलिए डिटरमिनेंट में हम प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को और थोड़ा सिंपल भी करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ठीक है, देखिए कि बस क्या किए एज अ सम ऑफ टू टर्म्स था, उसमें दो डिटरमिनेंट में हम ब्रेक कर दिए, उसके बाद देखें कि आइडेंटिकल मिला, यहाँ से दो दो कॉमन ले लिए क्योंकि पूरे एक R2 में ही था, तो वहां से कॉमन आ गया, और यहाँ भी आइडेंटिकल मिल गया। और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि एंटायर रो, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आपका सेम हो जाए, सारे एलिमेंट सेम मिल जाता है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी 6 की ओर, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास प्रॉपर्टी 6 जो है वो क्या बोल रहा है, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एटलीस्ट हर क्वेश्चन में लग ही जाता है, मतलब लग ही जाता है, तो इसको आराम से समझना है। और देखिए क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। कब, एक केस हम लोग देखे थे जब डिटरमिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि डिटरमिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज करते जैसे मैट्रिक्स में कर रहे थे, तो वैसे भी यहां भी बोल सकते हैं कि अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लें और ओरिजिनल मैट्रिक्स जो आपके पास था उसका अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले, तो दोनों का क्या आ रहा था सेम आ रहा था, तो उसको बोले कि डिटरमिनेंट में किसका काम करता है ट्रांसपोज का काम करता है, तो वहां पर मैट्रिक्स का वैल्यू मेरा सॉरी डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा चेंज नहीं हो रहा था, तो यहां भी चेंज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समझना है कि क्यों नहीं चेंज होगा और कैसे नहीं चेंज होगा। तो अगला लाइन बोल रहा है नॉट चेंज, चेंज नहीं होता व्हेन, कब नहीं चेंज होता है, तो व्हेन जब जब एनी रो और कॉलम, कोई भी रो या फिर कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, क्या बोल रहा है इफ एनी रो या फिर कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय या नंबर, कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं या नंबर को, कोई भी एक नंबर को ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड देन इज एडेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम, तो देखिए अगर आप अभी हम जो लिखेंगे इसके बाद जो थोड़ा बहुत एग्जांपल की कैसे क्या होता है उसको बस समझना है, बाकी डेफिनेशन क्या बोल रहा है क्या नहीं आपको एग्जाम में पूछने वाला है नहीं, बस थोड़ा सा ये समझिए कि डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता है कब, जब कोई भी रो में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, और या फिर जैसे 2 मल्टीप्लाई किए 3 मल्टीप्लाई किए, ठीक है, उसके बाद उसको कोई भी अदर रो या फिर कोई भी कॉलम से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता है। जैसे हम कर सकते हैं, जैसे हम लिए R1 और क्या किए हम R1 में क्या किए, R1 में क्या कर दिए हम 2R2 कर दिए, क्या कर दिए हम R1 में 2R2, ठीक है।
या फिर हम क्या किए, कॉलम वन को उठाएं, कॉलम वन को उठाएं और क्या कर दिए, कॉलम वन माइनस टू कॉलम थ्री। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कोई भी रो हो या फिर कोई भी कॉलम हो, तो कोई भी दूसरे रो या कॉलम से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करके और उसके बाद उसी रो या फिर कॉलम से घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता है। और जैसे हम कर सकते हैं, हम जैसे मेरा मन हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम R1 में R2 ही किए, ऐसा भी हो सकता है कि हम R1 में 2R2 किए फिर R3 में भी कुछ किए। जैसे अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है कि R1 में क्या किए हम, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 के सारे एलिमेंट में R2 का और R3 के एलिमेंट को भी हम ऐड कर दिए, तब भी मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। बस सही समझना है कि कोई भी रो हो या फिर कोई भी कॉलम हो, दूसरे रो के कॉलम, रो या फिर कॉलम से अगर हम जोड़े घटाए तो मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा चेंज होता ही नहीं है। जैसे मेरा कॉलम में भी मन किया कि नहीं हम C1 प्लस C2 माइनस 2C3 कर दें, क्या कर दें 2C3, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो। और एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जितना भी ऑपरेशन करेंगे, जितना भी ऑपरेशन करेंगे ना, तो जिसमें हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम जैसे R1 में कर रहे हैं ना, तो इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम R1 में कर रहे हैं तो बाकी R2 और R3 में ही कुछ हो सकता है, इसके अलावा ऐसा नहीं कि 2R2 कर दिए उसके बाद, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम C1 है तो C1 को बस वैसा ही छोड़ देना, उसका मल्टीपल 1 ही रहेगा, उससे उस पर ज्यादा नहीं छेड़खानी करना है। बाकी जो बच जाएगा C2 C3 आपको जो अच्छा लगे कि इससे मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। इसको बोला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि मतलब आप कि कुछ ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मेरा मन किया कि C3 में C3 माइनस 2C2 माइनस C1 कर दें, क्या करें C3 में C3 माइनस 2C2 माइनस C1 कर दें। तो यहाँ भी देखिए जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं चीज, उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। बाकी कुछ भी रहे, आपको जैसा जो सुविधा मिले आप कर सकते हो। और एक बात कि R1 में कर रहे हो कि R1 माइनस 2 R2, तो ऐसा नहीं कि मन क्या नहीं फिर C1 का एलिमेंट को जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप R1 में अप्लाई कर रहे हो तो पूरा यहाँ पर R1 ही रहेगा, सॉरी रो ही रहेगा, कॉलम में अप्लाई कर रहे हो तो कॉलम ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब सिंपली समझिए कि कोई भी रो में कर रहे हैं तो उस रो का मल्टीपल सॉरी कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 ही। बाकी दूसरे रो के और दूसरे रो के कुछ भी कोएफिशिएंट लेके आप घटा या फिर जोड़ सकते हैं, चाहे दोनों रो को ले लें या फिर एक ही रो को लें। बाकी इतना अगर एग्जांपल है तो अंडरस्टैंडिंग आ ही जाए क्या होगा। और इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप जितना से जितना क्वेश्चन करते जाओगे, जितना से जितना क्वेश्चन करते जाओगे आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मतलब ये जाए कि मतलब उतार सकते हो कि क्या क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जितना लिखें उतना ही कर सकते हैं, और कुछ बहुत कुछ होता है। हम जैसे मन किया मेरा कि नहीं कि हम एक बार C1 में C1 माइनस C2 कर दें और फिर C3 में C3 माइनस C2 कर दें, तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार में एक से ज्यादा भी कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना है सिर्फ कि जिसमें करोगे उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको और समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो अभी हम जो अभी प्रॉपर्टी पढ़े बस उसी को यूज करते हैं। देखिए और कुछ पीछे का भी प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप जब भी आप क्वेश्चन, अब जितना भी लेक्चर होगा सिर्फ क्वेश्चन का होगा, जितना भी 2 लेक्चर 3 लेक्चर जितना भी हो सिर्फ क्वेश्चन का होगा। तो आप डिटरमिनेंट को सीखने का यही तरीका है कि आप इसका जितना से जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपसे कुछ हो सकता है। बाकी आप प्रॉपर्टी पढ़ लेने से कुछ नहीं हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपके पास 5-6 प्रॉपर्टी जितना भी हुआ उसको एक बार रीड कीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा समझ के रखिए। बाकी क्वेश्चन को जब आप जितना भी सॉल्व करोगे ना,
बस आज मैं कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, कल जो होगा ना, कल डिटरमिनेंट और थोड़े इससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी कैसे हैंडल करना है थोड़ा सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 1 1, कल जब 1 1 आएगा ना तो आप ही लोग बोलो कि अब तो काम आसान हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या है 1 1 1 ABC। कोई बच्चा का मन में आ रहा होगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, कौन सा है C3, ठीक है। दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं होगा। कैसे, अगर आप ब्रेक करोगे, देखिए एक डिटरमिनेंट ये मिलेगा, कुछ हो सकता है इससे जीरो बनेगा, ये नहीं बनेगा। दूसरी बार ये इसको ब्रेक करोगे तो जीरो बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, ये मेरा दिया हुआ है तो इसी को लेते हैं, ये मेरा क्या है, ये है क्या है, ये LHS में है, इसको जीरो प्रूव करना है, ठीक। क्वेश्चन तो वही था, उसी में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए एक काम कर रहे हैं ना कि अगर हम, ये क्या है C2, क्या है कॉलम 2, ये क्या है कॉलम 3, ठीक है। अगर हम कॉलम 2 को कॉलम 3 से ऐड कर दें, जो अभी लास्ट प्रॉपर्टी बताएं, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। C2 में क्या करें, C2 प्लस C3, बस उसका कोएफिशिएंट कितना है 1, बाकी हम सब्ट्रैक्ट ऐड कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, C2 में क्या कर रहे हैं, C3 को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से क्या फायदा होगा, सो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, कोई भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आपके पास मिले तो सबसे पहले उसको सोचिए कि क्या हम कर सकते हैं, अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे ये चीज तो क्या मेरा आंसर आ सकता है क्या। थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा आप देखिए, अगर हम कॉलम 2 के एलिमेंट को कॉलम 3 के एलिमेंट के साथ ऐड कर दे तो क्या काम बन सकता है, क्या देखिए। अगर हम ऐड करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो ऐड होगा, यानी कि ये दोनों वाला क्या हो जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी प्लस सी, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तो ये प्लस बी प्लस सी। जब इसको ऐड करेंगे ये दोनों को तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस सी प्लस ये, यानी कि वो भी तो हुआ ना, ए प्लस बी प्लस सी, सेम है। यहाँ भी जब ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ये प्लस बी। देखिए तो अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए तो सब एक टाइप में दिखेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी और नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी। और जब तीनों में कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सेम चीज है कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस बी जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 1 1। तो देखिए तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1, सेम बात हो जाएगा। तो देखिए अभी हम जितना बोले बस उसी को सॉल्व करते हैं। कैसे, तो क्या कर रहे हैं हम कि अप्लाइंग क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, C2 में C2 प्लस C3, C2 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा 1 1 1। यहां से हम ऐड कर रहे हैं किसमें, C2 में ऐड कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी b प्लस सी प्लस ये, और यहाँ से c प्लस ये प्लस b, ठीक है। और यहाँ से क्या है मेरा, b प्लस सी, c प्लस ये और ये प्लस b, ठीक है। इतना है। अब देखिए तो ये जो मेरा चीज है a प्लस बी प्लस सी, ये भी तो है a प्लस बी प्लस सी, प्लस में 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 सेम बात है। तो यहाँ भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों जगह से सेम चीज है ना। और ये कौन सा है, कॉलम 2 में, कहाँ पर है, कॉलम 2 में। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो वह जो एक स्केलर रहता था तो स्केलर को कॉमन लेते थे। इसमें क्या हो रहा है, पूरा एलिमेंट ही सेम आ गया, तो एलिमेंट को भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये टेकिंग कॉमन, क्या चीज कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी कहाँ से, फ्रॉम C2 से। कहां से ले रहे हैं कॉमन हम, फ्रॉम C2 कॉलम 2 से। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 1 1 1। और जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ भी तो 1 1 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या क्या बचने वाला है आपका 1 1 1, क्योंकि फिर हम a प्लस बी प्लस सी को, अगर हम एक स्केलर को जब मल्टीप्लाई करते थे तो वो क्या होता था, कोई भी रो में मल्टीप्लाई होता था या फिर कोई भी कॉलम में, तो हम बोल देंगे कि a प्लस बी प्लस सी हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 2 में, सेम चीज मिल जाएगा, मिलेगा ना।
तो मल्टीप्लाई करें या फिर कॉमन लें, सेम बात हो गया। यहाँ से क्या है, बी प्लस सी प्लस ये प्लस बी, जो भी हो, बट यहीं से दिख गया कि डिटरमिनेंट का कौन सा प्रॉपर्टी से, कि दो कॉलम क्या हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गया, यानी कि C1 एंड C2 क्या हो गया, आइडेंटिकल, यानी कि पूरी तरीके से सेम एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि C1 एंड C2 आर क्या था, आइडेंटिकल। आप खुद से भी लिख सकते हो कि C1 एंड C2 क्या था, आइडेंटिकल। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या किए, कॉलम 2 को कॉलम 3 के एलिमेंट के साथ ऐड किए। किसमें ऐड कर रहे हैं, कॉलम 2 में। इसमें ऐड कर रहे हैं कॉलम 2 में, तो कहाँ ऐड हुआ, कॉलम 2 में ही तो ऐड हुआ। और वहां से फिर ये प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिए, सेम चीज मिल गया। जब कॉमन ले लेंगे कहीं से भी, जैसे हम एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड, हम यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं, मान के चलिए यही है, तो क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर, क्या बचेगा अंदर, एक्स प्लस, यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है ना। जब पूरी तरीके से कॉमन आ गया तो अंदर में क्या बच रहा है, 1 ही। तो जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से तो क्या होगा, वाई स्क्वायर ही होगा ना। तो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, जब हम कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 ये प्लस बी प्लस सी, सेम चीज मिलेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, 1 1 1 एंड 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस 1। देखिए तो इसमें एज सम ऑफ टू टर्म्स भी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं। और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो एक काम करते हैं ना, क्या कर रहे हैं हम, देखिए कभी भी 1 1 दिख जाए, थोड़ा सा हिंट ये है कि कहीं भी 1 1 एंटायर रो, कोई भी पूरे एक रो में या फिर कोई भी कॉलम में दिख जाए, तो आपको क्या अप्लाई कर देना है, R1 में R1 माइनस R2 या फिर और R2 में R2 माइनस R3। ठीक है, अगर रो में दिख रहा है, सॉरी अगर कॉलम में दिखा तो इसको अप्लाई करना है। मान के चलिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 1 1, अगर हम R1 में R2 को घटाए तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। R2 में R3 को घटाएंगे तो ये 1 माइनस, बाकी को छोड़ दीजिए, ये 1 में 1 गया तो 0, 2 0, उसके बाद एक को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अगर आपको कॉलम में दिखे तो ये चीज अप्लाई कर देना है, अगर रो में दिखे तो कॉलम वाला C1 में C1 माइनस C2, C2 में C2 माइनस C3। अभी बताए कि एक बार में हम दो ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा रूल है। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर 1 1 दिख गया ना, तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से लेते हैं हम सॉल्यूशन LHS, ये इसके बराबर किसको प्रूव करना है, एक्स वाई, कितना एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, अप्लाइंग फोर्स ना, फिजिक्स में पढ़ते हो, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स हुआ 5 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक, छोड़िए, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, R1 में R1 माइनस R2 इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि देखिए R1 ये है, R2 ये है, थोड़ा सा समझिए, R1 ये है, R2 ये है ना, ये आपका R1 ये आपका R2, तो किसमें किसको घटा रहे हैं, R1 में R2 को, यानी कि ये जितना एलिमेंट ऊपर वाला है ये नीचे वाला से घट जाएगा, हाँ। और फिर क्या कर रहे हैं हम, R2 में R3 को घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये R2 है, इसको किससे घटा रहे हैं हम, R3 से। क्यों घटा रहे हैं, ताकि ये क्या हो जाए, 1 माइनस 1 कितना बना देगा, 0। तो देखिए घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 में R2 को, तो ये 1 माइनस 1 कितना बना देगा, 0। आप खुद से ही सोच सकते हो कितना हो जाएगा, 1 में 1 गया तो, और यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट होगा 1 माइनस 1, फिर यहाँ से ये R2 को किससे घटा रहे हैं हम, R3 से, यानी कि ये R2 का एलिमेंट किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, R3 से, तो 1 माइनस 1, यहाँ से 1 प्लस एक्स माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस वाई। ठीक है,
और यहाँ से 1 1 1 प्लस वाई। R3 में तो कुछ ऑपरेशन किए नहीं है ना, तो वो वैसा ही रह जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा अब, 0, यहाँ से देखिए जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो 1 1 कटेगा, कट जाएगा ना, और जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये क्या बना देगा, माइनस एक्स, उधर भी 0, और ये भी 0, ये 1 में 1 चल गया तो एक्स ही बच जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद ये 1 1 प्लस वाई। अब आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, जो फर्स्ट मेथड पढ़े हो ना वही, प्लस माइनस प्लस वाला कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए कोई बोलता है कि नहीं हम यहीं पर अप्लाई कर देते तो कर दे सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो कुछ प्रॉपर्टी का यूज कर देना, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा है और उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। नहीं तो आप डायरेक्ट उसी मेथड को लगा दोगे तो बहुत लेंदी चल जाएगा, और मतलब फिर कॉन्फिडेंस भी लो होने लगता है। इस तरीके से आपको दिख रहा है कि देखिए आप रो 1 के एलोंग एक्सपेंड कीजिए या फिर कॉलम 1 के, क्या होगा कि, और एक बात और मैं बताना भूल गया कि कभी भी डिटरमिनेंट में एक्सपेंडिंग उधर ही करना है जिधर मैक्सिमम 0 मिले। मैक्सिमम 0 मिलेगा क्या हो जाएगा, वो 0 बना देगा। क्यों बनाएगा, अगर हम इसी की ओर एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसी की ओर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा, ये तो हो गया, देखिए अगर हम मान के चलिए कोई बच्चा बोलेगा कि R1 क्या लूंगा एक्सपेंड कर, बस ऐसे ही देखिए, तो कौन सा एलिमेंट ढक हो गया, 0 को लो हो जाएगा ये बाहर, उसके बाद कौन कौन सा जाएगा, ये जो भी अंदर में कोई भी गुना हो तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनाएगा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको एक्सपेंडिंग करना है और डिटरमिनेंट में कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में मैक्सिमम 0 दिख रहा है या फिर एक भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर 0 दिख रहा है मैक्सिमम जिधर हो तो उधर ही एक्सपेंडिंग करना है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि 0 वाले को सॉल्व नहीं करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि 0 वाला तो खुद 0 बना देता है ना, और उसमें ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए कोई तो सवाल ही नहीं होता है। तो इसीलिए 0 की तरफ एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर, अगर ये 0 पहले आ गया बाहर, उसके बाद ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा तो कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब ही नहीं मेरा। तो देखिए इधर देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम 0 किधर मिल रहा है आपको, R1 में कितना है, 0, 2 0, कॉलम में भी 2 0, तो कोई दिक्कत नहीं, हम किधर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक काम कर रहे हैं ना कि मान के चलिए हम कॉलम 1 की ओर एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिंग along C1, एक्सपेंडिंग along C1 की along अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए मेरा ये 1 आएगा बाहर में, साइन क्या होगा प्लस ही, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कट जाएगा, यही रखते थे ना, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हट जाता है। उसके बाद कौन कौन सा एलिमेंट मिला जो नहीं कटा है, -x 0 x -y, यही तो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 इंटू -x -y, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से x इंटू 0 0, तो क्या हुआ ये x y, और ये आपका क्या था RHS, तो क्या हो गया यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या बना आपका RHS। तो बस कि जब 1 1 आता तो क्या करते हैं हम, R1 R2 R2 R3, जब मेरा अगर कॉलम यहाँ भी था, ये क्या था R1 में पूरा 1 1 था, तो यहाँ भी हम लगा सकते थे C1 में C1 C2 और C2 में C2 C3, उससे भी मेरा आंसर आ ही जाता। तो देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 जो पढ़े हैं उसके बेसिस पर हम बहुत क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कितना क्वेश्चन किए इसके बेसिस पर, सिंपली
कितना किए 2, जो कि बहुत सिंपल था। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है, ये R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, अभी और लेक्चर चलेगा, तो वहां जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद विजुलाइज होने लगेगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो होपलेस नहीं होना है, कैसे क्या करना है, बस सब क्लियर हो जाएगा। बच्चे को पूरे लास्ट तक डिटर्मिनेंट होकर बच्चों को मतलब सताते रहता है कि कैसे क्या अप्लाई करेंगे तो काम बनेगा। तो आपको बस टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं बता दूंगा कि कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। अगर ये इस टाइप में दिखे या फिर इस टाइप में दिखे तो कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क में। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, अगर आपका बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल बताता हूँ। क्योंकि डिटर्मिनेंट एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको शुरू से क्वेश्चन को सॉल्यूशन मतलब अगर आपको ठीक से नहीं बताया गया या फिर आप नहीं ठीक से सीखे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, मेन बड़ी बात है कि क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करते हैं, अगर वो आप नहीं सीखे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो चलिए 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ट्राई कीजिएगा कि कैसे क्या होगा। और आगे बढ़ते कल कल और थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा कैसे, और कल बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है, कैसे अप्रोच करना है कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डिटरमिनेंट में मिले तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है बस, और थैंक यू।